हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इमोशंस, ड्रामा और ट्विस्ट से भरी हुई है। ये कहानी है जियांग वान की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी कहानी की हीरोइन है जियांग वान। उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूटता है जब उसकी माँ की मौत हो जाती है और वो खुद को इसका जिम्मेदार मानती है। उसके पिता उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं और वो अकेलेपन से जूझ रही होती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ये सुनकर वो टूट जाती है, लेकिन फिर फैसला करती है कि वो इन 3 महीनों में अपनी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करेगी ताकि उसे कोई पछतावा न रहे। और उसकी सबसे बड़ी और क्रेजी ख्वाहिश क्या है? अपने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के, स्कूल हार्ट थ्रॉब श्यांग मुरान के साथ एक रात बिताना और उसके शरीर पर अपना नाम गोदना। वो सोचती है कि अगर किस्मत ने उसे जिंदगी नहीं दी तो कम से कम वो अपनी छाप उस इंसान के दिल और शरीर पर छोड़ जाएगी जिसे वो चाहती है। और दोस्तों, वो ये कर भी लेती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जियांग वान को हॉस्पिटल से एक कॉल आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से उसकी मेडिकल रिपोर्ट किसी और मरीज से बदल गई थी। उसे कैंसर नहीं बल्कि सिर्फ पेट में अल्सर है जो इलाज से ठीक हो सकता है। ये सुनकर जियांग वान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस मौत के डर से उसने इतनी बड़ी हरकत कर दी वो मौत तो आ ही नहीं रही थी। अब उसे डर लगता है कि श्यांग मुरान, जो एक बहुत बड़े अमीर घराने का वारिस है, उसे छोड़ेगा नहीं। डर के मारे वो देश छोड़कर भाग जाती है। कई साल बीत जाते हैं। जियांग वान अब विदेश में एक कामयाब साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक बन चुकी है। उसे एक बड़े क्लाइंट के साथ डील करने के लिए वापस चीन आना पड़ता है। उसका एक और मकसद है अपनी माँ की चीजें वापस लेना जो उसके सौतेले पिता और बहन के पास है। लेकिन किस्मत का खेल देखे, जिस बड़े क्लाइंट का केस उसे मिला है वो कोई और नहीं बल्कि श्यांग मुरान ही है। वही श्यांग मुरान जिसे वो सालों पहले छोड़कर भाग गई थी। श्यांग मुरान अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन वो एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। उसे PTSD है, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती और वो किसी भी महिला को अपने करीब नहीं आने देता। CEO शैंग ची वान से एक चौंकाने वाला सवाल करता है। वो कहता है, लेकिन डॉक्टर जियांग बहुत खास है। आपको देखकर मुझे ना तो घिन आती है और ना ही ठंडा पसीना आता है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? वान जब एक प्रोफेशनल डॉक्टर है उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से जवाब देती है। वो कहती है, साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उन महिलाओं से अलग हूँ जिनसे आप आमतौर पर मिलते हैं। मैं आपके पास एक डॉक्टर के तौर पर आई हूँ। वो पूछती है, मिस्टर शैंग, क्या मेरा जवाब काफी साफ है? CEO उसे चुनौती देता है, जब आप मेरी मानसिक स्थिति को इतनी अच्छी तरह समझती हैं तो फिर आप मेरा इलाज करने में मदद क्यों नहीं करेंगी? वान अपनी वजह बताती है। वो कहती है, मैंने पहले जिन मरीजों का सामना किया है या तो वो इतने गंभीर थे कि आत्महत्या करना चाहते थे या फिर वो समाज के लिए एक बड़ा खतरा थे। और फिर वो CEO पर तंज कसती है, आप में कोई चुनौती ही नहीं है, अलविदा। वो केस लेने से साफ मना कर देती है। जाते जाते वो बुदबुदाती है, कैसी दुखद किस्मत है। शैंग जी चुन शैंग ची के से बन गया। इसका मतलब है कि वो उसे पहले किसी और नाम से जानती थी। वो मन ही मन कहती है, प्लीज मुझसे दोबारा मत मिलना। तभी शैंग ची उसे आवाज देता है, डॉक्टर क्यू आपके इयररिंग्स। शैंग ची उसे झुमका लौटाता है। वान कहती है, शुक्रिया, मैं इसे लेना भूल गई थी। CEO कहता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, शायद उसे पहनाने के लिए, लेकिन वान मना कर देती है, जरूरत नहीं है। CEO नोटिस करता है, डॉक्टर जियांग के कान लाल क्यों हैं? वान बहाना बनाती है, नहीं बस बहुत गर्मी है। CEO शायद झुमका पहनाने की कोशिश कर रहा है और पूछता है, क्या हो गया? वो झुमके की तारीफ करता है, चांद के आकार के ये झुमके काफी सुंदर हैं। क्या ये जोड़ी है? कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब शैंग ची ने ये झुमके वान को दिए थे, उसने कहा था, ये चांद वाले झुमके तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी रातें हमेशा चांद से रोशन रहे। वान ने तब पूछा था, भैया क्या आप इसे पहनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? आज वान CEO को जवाब देती है, ये एक जोड़ी है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है कि ये मुझे किसने दिया था। ऐसा लगता है किसी बड़े भाई ने दिया था। वो उसे पहचानने से इनकार कर रही है। शैंग ची गुस्से में है। वो वान को याद करके कहता है, जियांग वान, तुमने मुझे 3 साल पहले उकसाया था। भले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मुझसे बचकर निकलने की उम्मीद मत करना। वान अपनी दोस्त शान के ऑफिस में है। शान दुखी होकर कहती है, वान ये हमारी कंपनी है, सब मेरी गलती है। जब से मैंने रिंगटोन का काम संभाला है परफॉर्मेंस गिर गई है। अब मैं बस यहाँ बैठकर मुश्किल से काम चला रही हूँ। वान पूछती है, शान क्या मुझे शैंग-ची का ऑर्डर मना कर देना चाहिए था? शान उसे दिलासा देती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। किसे पता था कि शैंग-ची ही असल में शैंग-जी चुआन है? और फिर वो उसे याद दिलाती है, लेकिन वो तो वही गोरा लड़का था जिसे तुम अपनी पूरी जवानी में चुपके प्यार करती थी। चांदनी के इतने करीब जाने का इतना अच्छा मौका और तुम वाकई में इसे नहीं चाहती? वान कहती है, अरे छोड़ो, वो सब बीती बातें हैं। इसके अलावा मैं उसकी हालत को लेकर पक्का नहीं हूँ। शान उसे ताना मारती है, डॉक्टर जियांग
लेकिन 3 साल में तुमने एक टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में PhD की है। तुम्हारी डिग्री की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन है। तुम फेमस जूनो हो और तुम एक PTSD मरीज को भी नहीं संभाल सकती। और फिर वो सीधा पूछती है, कहीं तुम्हारे मन में अभी भी शैंग ज़ीचुआन के लिए भावनाएं तो नहीं है? डर है कि वो अपनी भावनाओं पर काबू खो देगा। और कहानी का एक और खतरनाक पहलू सामने आता है। वान वान का सौतेला पिता गुस्से में चिल्लाता है, ये सब फाड़ दो और उसके हाथ भी काट दो। वान वान उसे रोकती है, रुको। वो उसे धमकी देता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो चली जाओ, ली चैंग कभी वापस मत आना। वान वान अपने अतीत को याद करती है। वो कहती है, मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन तुम्हारा क्या? भले ही मैं विदेश में दूर थी, तुमने तब भी मुझे नहीं छोड़ा। तुमने मेरे मरीजों को भी खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया, ताकि मैं हमेशा सबसे नीचे की जिंदगी जी सकूं। और अब मैं बदला लेने आई हूं। जब तुम सब चाहते हो कि मैं मर जाऊं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, तो बेहतर है मैं वापस आ जाऊं। मैं तुम सबको नर्क भेजूंगी। उसका पिता उस पर हंसता है, अगर तुम में सच में इतनी काबिलियत होती तो तुम्हें बचपन में इतनी बार ICU में नहीं भेजा गया होता। वो उस पर हाथ उठाता है। वान वान उसे एक थप्पड़ मारती है, ये थप्पड़ मुझे पालने की तुम्हारी मेहरबानी का बदला समझो। अपनी गर्दन साफ कर लो। तुमने बचपन में मुझे ICU में भेजा था, मैं तुम्हें उसका दुगना वापस दूंगी। पिता उसे धमकी देता है, जियांग वान, जब तक तुम शैंग परिवार के करीब न जाने का वादा करती हो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शैंग ची ली सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उनका पारिवारिक व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फल फूल रहा है। एक दूसरी लड़की ली चैंग वान वान को ताना मारती है, अगर मैंने मदद की तो क्या तुम अभी भी चल सकती हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? वो घमंड से कहती है, मैं ली चैंग हूँ, एक प्रसिद्ध पेंटर। सिर्फ मैं ही भाई शैंग के लायक हूँ। इसके अलावा शैंग परिवार का जियांग परिवार के साथ पहले से ही शादी का गठबंधन है। इसके बारे में सोचना भी मत। कोई कहता है, इसे जरूर किसी मशहूर पेंटर ने खरीदा होगा। वान वान उसे करारा जवाब देती है, ये मत भूलना कि इस तय किए हुए शादी में भी मैं भी जियांग परिवार की एक बेटी हूँ। वान वान अब अपना ऑफिस सेट कर रही है। वो कहती है, सिर्फ शैंग-ची का बोझ उतारकर ही लिन सेंग को जियांग जी वालियांग के जुल्म से बचाया जा सकता है। और तभी दरवाजे पर शैंग-ची खड़ा है। वो उदासी से पूछता है, डॉक्टर जियांग, क्या आप सच में मुझे छोड़ने जा रही हैं? फ्लैशबैक में वान वान का सवाल गूंजता है, डॉक्टर शियाओ, क्या आप सच में मुझे छोड़ने जा रही हैं? वान वान आखिरकार अपना फैसला करती है। वो कहती है, मिस्टर शैंग, मैं आपकी बीमारी में आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। शैंग मुरान उस रात को याद करते हुए सोचता है, अगर वो बेतुकी और दुख भरी रात न होती, उसके हाथ में शायद कोई चीज है जिसे देखकर वो कहता है, ये वाकई एक अच्छा चाकू है, लेकिन अगर इसकी धार तुम्हारी तरफ ही हो। ये बात वो जियांग मान से कहता है, ये जताते हुए कि वो कितनी खतरनाक हो सकती है। जियांग मान उसे समझाने की कोशिश करती है, मिस्टर शैंग, आप उस पुरानी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन शैंग मुरान का ध्यान कहीं और ही है। वो कहता है, नहीं, मैं तो बस मछली के बारे में सोच रहा हूँ। और फिर वो उस लड़की के बारे में बात करता है, वो औरत। जियांग मान पूछती है, ठीक है, अगर भविष्य में आपको वो औरत मिल गई तो आप क्या करेंगे? शैंग मुरान रहस्यमयी तरीके से जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है? और फिर वो उसे अगले दिन का अपॉइंटमेंट देता है, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं डॉक्टर जियांग। अगले दिन इलाज के दौरान अचानक शैंग मुरान लड़खड़ाने लगता है, मैं गिरने वाला हूँ। वो जियांग मैन से टकरा जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर वो दर्द से कराता है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जियांग मान घबरा जाती है, क्या आप ठीक हैं? वो पूछती है, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? उसे लगता है कि इलाज जारी रखना चाहिए। अरे यार, क्या हम जारी रख सकते हैं? शैंग मुरान खुद को संभालता है, मैं ठीक हूँ। तभी जियांग मान का फोन बजता है। वो कहता है, पहले अपने बॉयफ्रेंड का फोन उठाओ। जियांग मान फोन पर कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। फिर वो शैंग मुरान को सफाई देती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। शैंग मुरान पूछता है, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? जियांग मान प्रोफेशनल होकर कहती है, डॉक्टर जियांग, मैं अभी भी उस मंजर का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। वो बताती है कि ये थेरेपी का हिस्सा है। अभी जो इस्तेमाल हुई वो CBT एक्सपोजर थेरेपी थी। ये आपको दर्दनाक स्थिति का सामना करवाती है। वो उसे दिलासा देती है, आज पहला ट्रेनिंग सेशन है, ये बहुत अच्छा है कि आप मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। शैंग मुरान पूछता है, क्या कोई समस्या है? फिर वो कहता है, आप बहुत प्रोफेशनल है, मुझे आप पर भरोसा है। जियांग मैन सेशन खत्म करती है, आज का इलाज यही खत्म होता है, अपनी दवा लेना याद रखना, अगर अचानक कोई इमोशनल दिक्कत हो तो मुझसे कभी भी संपर्क करना। जैसे ही वो मुड़ती है, वो शैंग मुरान से टकरा जाती है और दर्द से चिल्लाती है, दर्द होता है। शैंग मुरान पूछता है, क्या मैंने तुम्हें टक्कर मारकर चोट पहुंचाई? जियांग मैन गुस्से में कहती है, ये मुझे चुभ रहा है। और यहीं पर एक और ट्विस्ट आता है। जियांग मैन सोचती है, ये आदमी बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। वो शैंग मुरान पर शक करती है, लेकिन शैंग मुरान कहता है, मिस जियांग, आपने गलत समझा, ये मेरा नहीं है। अगले दिन शैंग मुरान का असिस्टेंट जियांग मैन को एक तोहफा देता है। अच्छा, ये भी एक तोहफा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो उसे चांद वाले इयररिंग्स देता है। जियांग मैन चौंक जाती है, ये
चांद वाले झुमके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा 3 साल पहले खो गया था। उसे यकीन हो जाता है, उसने मुझे पहचान लिया। तभी उसकी दोस्त उसे बुलाती है। छोटी वानर, हम पहुंच गए हैं। वो अपनी दोस्त से पूछती है, अरे तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों झुमके एक जोड़ी हैं? झुमके? मैंने देखा कि तुम्हारे चांद वाले झुमके में जंग लग गया है। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए वैसा ही स्टाइल ढूंढ कर भेजा है। क्या तुम्हें ये पसंद आया? जियांग वैन पूछती है, सच में? दोस्त कहती है, देखो ये वाला तुम्हारे वाले से कितना नया है। नए और पुराने का फर्क तो साफ दिख रहा है। जियांग वैन कंफ्यूज हो जाती है। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? उसने मुझे पिछली बार नहीं पहचाना था। उसकी दोस्त उसे एक ज्वेलरी स्टोर ले जाती है। वो कहती है, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सिर्फ इसलिए कि मैं कपल ड्रिंक्स चुन सकूं? मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है। कृपया मेरी मदद करो, जल्दी से एक चुनो। जियांग वान जल्दी में एक अंगूठी उठाती है। ओह, ये वाली ठीक है। उसकी दोस्त खुश हो जाती है। कितनी सुंदर है। अरे ये तुम पर भी अच्छी लग रही है। तभी स्टोर में मौजूद लोग बातें करने लगते हैं। आज वैलेंटाइंस डे है। वो जोड़ा जरूर शादी की अंगूठियां चुन रहा होगा। हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां आंखों को कितनी ठंडक देते हैं। उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, यिंग यिंग मुझे ये वाली चाहिए। और तभी स्टोर में एंट्री होती है शांग मुरान की। जियांग वान घबरा जाती है। मिस्टर शांग, डॉक्टर जियांग, मेरी मदद करो भगवान। शांग मुरान उसे पकड़ लेता है और उसके कान में फुसफुसाता है, ये एहसास जाना पहचाना है ना? जियांग वान छटपटाती है, मुझे जाने दो। वो दोबारा कहता है, ये एहसास जाना पहचाना लग रहा है ना? जियांग वान अनजान बनने का नाटक करती है, मैं नहीं समझ रही कि तुम क्या कह रहे हो। अब शांग मुरान अपना असली रंग दिखाता है। वो उसे कहता है, बुरी लड़की, एहसान फरामोश, तुम, और उसे पकड़ लेता है। जियांग वान चिल्लाती है, तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमारी का नाटक कर रहे हो। शांग मुरान कहता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान तुम पूरे समय वहीं थी, है ना? मैंने इसे लगाया या नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता? उन बेसिक टेस्ट के सवालों के जवाब तो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। वो उसे करीब खींचता है, मुझे जाने दो, तमीज से रहो। शांग मुरान कहता है, मुझे कुछ अलग ट्राई करने में कोई एतराज नहीं है। जियांग वान गुस्से में कहती है, तुमने ऐसे घटिया हथकंडे अपनाए, क्या तुम मर्द भी हो? वो उसे गोद में उठा लेता है, तुम सच में बहुत शरारती हो। जियांग वान चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, तुम क्या करने वाले हो? वो कहता है, तुम्हें शांत करने वाला हूँ। वो उसे बिस्तर पर ले जाता है। क्या मुझे परेशान करने में मजा आता है? शांग मुरान कहता है, बुरा नहीं है, और भी मजेदार चीजें हैं। वो उसे चिढ़ाता है, आराम करो, तुम्हें ये साफ तौर पर पसंद है। जियांग वान पलट कर कहती है, कौन डरता है किससे? शांग मुरान कहता है, सुंदरता एक जाल हो सकती है। अगली सुबह जियांग वान उठती है। शांग मुरान कहता है, थोड़ी देर और सो जाओ। जियांग वान कहती है, एक के बाद एक रात, अब मेरा तुम पर कोई कर्ज नहीं है। शांग मुरान पूछता है, क्या ज्यादा दूर मत जाओ। जियांग वान कहती है, अगर तुम इसे खाओगे तो मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। शांग मुरान जवाब देता है, बड़ों की दुनिया में जिम्मेदार होने का कोई मतलब नहीं है। जियांग वान पूछती है, तुमने मुझे इतने समय तक परेशान किया, अब और क्या चाहते हो? और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। शांग मुरान कहता है, पिछली बार जो मनोवैज्ञानिक चोट लगी थी, हालांकि ये इतनी गंभीर नहीं है जितना डेटा बताता है, लेकिन मुझे अभी भी अक्सर नींद नहीं आती और मैं अपनी इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता। तुम्हें मेरे लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी होगी। जियांग वान जवाब देती है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकती। अब एंट्री होती है जियांग वान की सौतेली बहन किन डैन की। वो शांगची को देखकर कहती है, इस लड़के का चेहरा कितना ठंडा है, और मजाक उड़ाती है। हैंडसम होने के अलावा इस शुरा जैसे इंसान में और क्या खूबी है? फिर घमंड से कहती है, आखिरकार मैं एक जानी मानी महिला पेंटर हूँ, मैंने कभी ऐसे बेइज्जती नहीं सही। और फिर गुस्से में कहती है, अगर उसकी पहचान ना होती तो? किन डैन अब शांगची को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। वो कहती है, भाई शांग, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। पिछली बार तो मेरी शादी की ड्रेस चुनने में मदद करने के लिए बहुत व्यस्त थे, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो आगे कहती है, अगर आप शादी का आयोजन नहीं करना चाहते तो मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। जियांग वान ये सब देखती है और उस पर तंज कसती है। जियांग परिवार की बेटी और एक प्रसिद्ध महिला पेंटर होकर तुम कितनी विनम्र हो। किन डैन जियांग वान से भिड़ जाती है। वो पूछती है, तुम भाई शांग के विला से बाहर कैसे निकली? जियांग वान जवाब देती है, हम सब वयस्क हैं। किन डैन उसे ताना मारती है, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझती भाई, ये बहुत दर्दनाक है। और उसे नीचा दिखाते हुए कहती है, तुम अपनी माँ से भी ज्यादा उदास करने वाली हो, मुझे लगता है तुम जीते जीते थक गई हो। जियांग वान पलटकर जवाब देती है, हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, जियांग परिवार की बेटी होने का नाटक मत करो। वो याद दिलाती है, थोड़ी देर बाद वो भूल गई कि वो एक नाजायज औलाद है। वो बताती है कि किंडैन सिर्फ एक मालकिन थी जो मेरी माँ की लाश पर चढ़कर परिवार में शादी करके आई थी। किंडैन गुस्से में कहती है, जियांग वान तुम बस इंतजार करो। हमारी हीरोइन का दोस्त सू चाओ यांग हमारी हीरोइन जियांग वान से कह रहा था, तुम मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचो।
जब उसने फोटो देखी तो कहा, ये कैसी फोटो खींची है, दोबारा खींचो। हमारी हीरोइन ने कहा, फोटो कैसी भी खींचो, तुम्हारी फोटो ऐसी ही आएगी। तभी वहाँ हमारा हीरो सांगची अपनी दादी से बात करता हुआ आ रहा था। उसके घर वाले उस पर जियांग परिवार में शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। उसने हमारी हीरोइन को सू चाओ यांग के करीब देखा और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। हमारी हीरोइन एकदम से चौंक गई और अपने तथाकथित बॉयफ्रेंड से कहने लगी, सू चाओ मुझे बचाओ। हमारी हीरो ने उसे घूरा तो सू चाओ कुछ नहीं बोला। हमारा हीरो हमारी हीरोइन को लेकर वहां से चला गया। उसका दोस्त सू चाओ मन ही मन बोला, आज तो इसे किसी ने पकड़ लिया, बहुत मजा आएगा। हमारा हीरो हमारी हीरोइन को दीवार से सटाकर परेशान करने लगा। वो बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, मुझे अभी जाने दो। हमारे हीरो को जलन हो रही थी। उसने उसका गला पकड़कर कहा, पहले तुम ये बताओ, क्या तुम उसे तहे दिल से प्यार करती हो? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं उसे तहे दिल से प्यार करती हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने जवाब दिया। हमारे हीरो को गुस्सा आया और उसने गुस्से में दीवार पर एक पंच मारा। हमारी हीरोइन घबरा गई। अगले ही पल हमारे हीरो ने हमारी हीरोइन के दोस्त सू चाओ को किडनैप कर लिया था। उसने सू चाओ से कहा, जियांग वान तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सू चाओ बोला, उसकी वजह से तुम मुझे मार रहे हो, जबकि मैं एकदम निर्दोष हूँ। वो बस मेरे साथ इसलिए है ताकि उसकी माँ उस पर शादी के लिए दबाव न बनाए। हम दोनों तो बस बचपन के अच्छे दोस्त हैं, मैं ये कसम खाकर कहता हूँ। ये सुनकर हमारे हीरो ने सोचा, जियांग मान तुमने मुझे एक बार फिर उल्लू बनाया, मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर उसने उसे मैसेज किया, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तुम मेरा चेकअप करने के लिए तब आ रही हो? तभी उसकी दोस्त बान बान वहाँ आई और बोली, आपकी सेकंड स्टेज की दवाइयाँ ये रही। हमारे हीरो ने पूछा, डॉक्टर जियांग कहाँ है? वान वान ने बताया, वो बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। तुम दोनों मिलकर मुझे उल्लू बना रही हो? हीरो ने कहा। वान वान ने सफाई दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सच में व्यस्त है। क्योंकि आपने उनके प्रोग्राम में निवेश किया है, इसलिए उनके पास बहुत से मरीज और ग्राहक आ रहे हैं, इस वजह से वो आपको समय नहीं दे पा रही। पर सच कहूँ तो वो आपकी परवाह बहुत करती हैं, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इसलिए उन्होंने ये स्पेशल चाय आपके लिए भेजी है, इससे आपको शांति मिलेगी। बाद में रात में दोनों दोस्त एक बार में बैठी थी, जहाँ वान वान ने अपनी दोस्त जियांग वान से पूछा, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? जब मैं मिस्टर सांग के पास दवा लेकर गई थी तो उसने ऐसी आंखें दिखाई थी जैसे वो तुम्हें जिंदा खा जाएगा। जियांग वान ने कहा, अरे क्या बताऊं, शुरुआत में जब मुझे पता चला था कि मेरे पास केवल 3 महीने हैं, तब मैं उसके साथ सो गई थी, मुझे क्या पता था कि वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। उसकी दोस्त बोली, तो तुम चुपके चुपके ऐसे कांड भी करती रहती हो? तभी हमारे हीरो को किसी ने खबर दी कि डॉक्टर जियांग एक नाइट बार में है। बार में जियांग की दोस्त वान वान कह रही थी, इसका मतलब है तुम दोनों के बीच कुछ न कुछ तो पक रहा है, लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है। हमारी हीरोइन ने कहा, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अपना मतलब निकालते हैं। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया गया, जब हमारी हीरोइन अपनी माँ की तस्वीर लेकर जा रही थी, तब उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उसने पूछा, इतने दिनों तक पापा आप कहाँ थे? आप मम्मी की आखिरी सेरेमनी में भी नहीं आए, और ये कौन है? आज से ये तुम्हारी नई माँ है, उसके पापा ने कहा। हमारी हीरोइन ने कहा, अभी मेरी माँ को मरे हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए और आप दूसरी माँ घर ले आए? उसके पापा उस पर हाथ उठाने ही वाले थे कि उसकी सौतेली माँ ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये छोटी बच्ची है, इस पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? हमारी हीरोइन ने कहा, आपको ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। तब सौतेली माँ ने कहा, कुछ तो सम्मान दिखाओ, अगर मैं न होती तो तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी ना हो पाती। कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ हमारी हीरोइन बता रही थी, मैं तो बस उसकी बॉडी से प्यार करती थी, मैं मरने वाली थी और उसके साथ सोना चाहती थी तो सो लिया। अब इसे पसंद करना नहीं कहते हैं, साइकोलॉजी में इसे ज़ेगार्निक इफेक्ट कहते हैं, जहाँ इंसान कुछ करना चाहता है और जब वो उसे पा लेता है तो उसे भूल जाता है। उसकी दोस्त वान वान बोली, तुम तो सच में बड़ी पागल हो। उन दोनों को ये नहीं पता था कि हमारा हीरो भी वहीं मौजूद था और उनकी बातें सुन रहा था। हमारी हीरोइन अपनी दोस्त से कह रही थी, उसने मुझे संतुष्ट किया और मैं उसे छोड़कर चली गई। जैसे ही वो बाहर आई, उसने हमारे हीरो को वहां खड़ा हुआ पाया। उसने कुछ नहीं बोला और बिल चुकाकर जाने लगी। हमारे हीरो ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया और बताया, सू चाओ ने मुझे बताया था कि तुम दोनों कपल नहीं हो, तुम तो बस अपने परिवार से बचने के लिए ऐसा कर रही हो। हमारी हीरोइन ने सोचा, सू चाओ ये तो धोखेबाज है। उसने हीरो से कहा, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम केवल मेरी बॉडी के लिए मेरे साथ नहीं सोए थे, तुम मजाक कर रहे हो ना? अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी और मेरी दोस्त की सारी बातें सुन ली है ना? इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। यहाँ हमारे हीरो को फ्लैशबैक याद आया, मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे रहा लेकिन तुमने कभी मुड़कर नहीं देखा, बस थैंक यू कहकर वहां से चली जाती थी। जब मैं गेम खेलता था तो तुम मुस्कान दिखाती हुई मेरे इर्द गिर्द रहा करती थी। लाइब्रेरी में भी मैं तुम्हारे होठों की खूबसूरती पर मर मिटा था, तुम्हारी मुस्कान मुझे मार डालती थी। मैं तुम्हें अलग अलग किताबें पढ़ता हुआ देखता था, इस उम्मीद में कि तुम एक बार तो मुझे मुड़कर जरूर देखोगी, पर अफसोस
तुमने ऐसा कभी नहीं किया, पर आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने उसे गले लगा लिया। हमारी हीरोइन ने कहा, ध्यान से सुनो, मैं एक इंसान के साथ एक बार ही सोती हूँ। हमारे हीरो ने उसे दोबारा पकड़कर कहा, पर हम तो 2 बार सो चुके हैं। हमारी हीरोइन बोली, वो मैं तुम्हारा एहसान चुका रही थी। ये सुनकर हमारे हीरो ने उसे छोड़ दिया और हमारी हीरोइन वहां से चली गई। लेकिन इससे हमारे हीरो का दिल टूट गया। वो रोता हुआ सिगरेट पी रहा था और हमारी हीरोइन के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहा था कि कितनी बार उसने उसे किस किया, कितनी बार वो उसके करीब गया। इन सब लम्हों और उसकी कही हुई बातों को याद करके उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पर उसका दोस्त आया और बोला, मुझे असिस्टेंट ने बताया कि ना तुम खा रहे हो, ना पी रहे हो और ना ही कंपनी जा रहे हो। हमारे हीरो ने कहा, अरे अब तुम्हें क्या ही बताऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मरने वाला हूं, पर मैं इस तरह का दिल टूटना नहीं सह सकता। तुम ये सब कुछ नहीं समझोगे क्योंकि तुम कभी किसी रिश्ते में रहे नहीं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब जियांग वान की कंपनी रिंगटोन में एक और मरीज गु पन्नान हिंसक हो जाता है। वो चिल्ला रहा होता है और चीजें तोड़ रहा होता है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जियांग वान बहुत शांति से सिचुएशन को संभालती है। वो उस मरीज से कहती है, मुझे पता है तुम थक गए हो, चलो साथ में एक गहरी सांस लेते हैं। वो अपनी बातों से और अपने शांत स्वभाव से उसे काबू में कर लेती है। ये देखकर शांग मुरान भी हैरान रह जाता है। इसी बीच जियांग वान की सौतेली बहन शिन्याओ वहां आती है और जियांग वान से उसकी मां का दिया हुआ ब्रेसलेट छीनने की कोशिश करती है। वो उसे स्वार्थी कहती है। इस पर जियांग वान उसे करारा जवाब देती है, प्यार बांटा जाता है, खाली नहीं किया जाता। जब तुम्हारा अपना प्यार का घड़ा ही खाली है तो तुम दूसरों को क्या दोगी। मरीज को शांत करने के बाद जियांग वान टूट जाती है। उसे अपना अकेलापन याद आता है। वो सोचती है, मैं हमेशा दूसरों के लिए छाता पकड़ती हूँ, लेकिन मेरे लिए छाता पकड़ने वाला कौन है। और तभी शैंग मुरान वहां आ जाता है। जियांग वान उसे देखकर चौंक जाती है। शैंग कहता है, मुझे लगा कि तुम मुझे अब नहीं चाहती। जियांग वान को एहसास होता है कि शैंग के दिल में उसके लिए कुछ तो है। वो उसे चेतावनी देती है कि गु पन्नान जैसे मरीज बहुत इमोशनल होते हैं और हमें सावधान रहना होगा। कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि गु पन्नान की कहानी भी जियांग वान और शैंग से मिलती जुलती है, क्योंकि उसके पिता ने भी दूसरी शादी कर ली थी। शांग मुरान जो अपनी हालत बिगड़ने पर जियांग वान के पास आता है, वो बताता है कि उसे 3 दिनों से बिल्कुल नींद नहीं आई है। जियांग वान समझ जाती है कि उसे किसी ने एक छोड़ दिया है जिसका दर्द उसे सोने नहीं दे रहा। वो दवा देने की बजाय एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाती है। वो हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन का इस्तेमाल करती है। वो शांग को आराम करने के लिए कहती है और अपनी घड़ी के पेंडुलम को उसकी आंखों के सामने घुमाती है और दोस्तों जादू हो जाता है। सालों बाद शांग मुरान को पहली बार सुकून की नींद आती है। जब वो उठता है तो वो इतना खुश और शुक्रगुजार होता है कि वो जियांग वान को डिनर पर ले जाने की पेशकश करता है। लेकिन हमारी हीरोइन तो प्रोफेशनल है। वो कहती है कि उसके पास फालतू समय नहीं है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। शांग मुरान मन ही मन सोचता है, तुमने ही तो कहा था कि सेक्स और प्यार अलग है, हम मरीज और डॉक्टर के तौर पर तो अच्छे से रह ही सकते हैं। बेचारा शांग, उसे अभी तक समझ नहीं आया कि जियांग वान सिर्फ एक खेल नहीं खेल रही थी। कहानी में अब विलेंस की एंट्री होती है। जियांग वान की सौतेली बहन जियांग याओ और उसकी माँ एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो जियांग वान को फंसाने के लिए उसे क्राउन होटल के एक कमरे में बुलाते हैं। उनका प्लान होता है कि उसे कुछ गुंडों के हवाले कर दिया जाए और उसके शर्मनाक पलों को कैमरे में कैद कर लिया जाए। जियांग वान जाल में फंस जाती है, लेकिन ठीक समय पर हीरो की एंट्री होती है। शांग मुलान वहां पहुंच जाता है और गुंडों से जियांग वान को बचाता है। जब जियांग याओ और उसकी माँ वहां पहुंचती है तो शांग उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। जियांग याओ उसे याद दिलाती है कि वो उसकी मंगेतर है, लेकिन शांग उन्हें बचाने वाले गुंडों को ही धमकाता है। तभी जियांग वान अपना तुरुप का इक्का चलती है। वो जियांग याओ को धमकाती है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि उसने पहले भी लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया है। अगर पुलिस को बुलाया गया तो जियांग याओ ही जेल जाएगी। इस लड़ाई के बीच कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला राज खुलता है। गुस्से में जियांग वान का सौतेला पिता चिल्लाता है, मुझे तो इसे 16 साल पहले इसकी माँ के साथ ही मरने देना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि जियांग वान की माँ की मौत में उसके सौतेले पिता का हाथ था। ये सुनकर जियांग वान पूरी तरह टूट जाती है। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। शांग मुरान जियांग वान के सौतेले पिता से कहता है कि वो जियांग याओ से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन शादी में कोई मेहमान नहीं होगा, बस परिवार वाले होंगे। ये सुनकर जियांग वान हैरान रह जाती है, लेकिन शांग उसे अकेले में बताता है कि ये सब एक प्लान है। वो जियांग वान से पूछता है, मेरे पिता जियांग याओ के साथ मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं, तुम आकर शादी तुड़वाओगी नहीं? पहले तो जियांग वान चौंक जाती है, लेकिन फिर शांग उसे याद दिलाता है कि वो कितनी बहादुर है और फिर वो पूछता है, अगर मैं शादी तुड़वाने आऊँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? शांग का जवाब होता है, चलो। और हमारी हीरोइन ऐलान करती है, ठीक है, जब तुम चाहते हो कि मैं शादी तुड़वाऊं तो मैं तुम्हारे लिए ये करके दिखाऊंगी। दूल्हा है हमारा हीरो शैंग मुरान
और दुल्हन है जियांग वान की सौतेली बहन जियांग शिन्याओ। पादरी पूछते हैं कि आप जियांग शिन्याओ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? और ठीक उसी वक्त हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है, नहीं। और इतना ही नहीं, वो सीधे जियांग वान के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से भगा ले जाता है। पूरी शादी में हंगामा मच जाता है और जियांग शिन्याओ देखती रह जाती है। अब आता है कहानी का सबसे फनी पार्ट। शैंग जियांग वान को बीच सड़क पर छोड़कर जाने लगता है। जियांग वान हैरान रह जाती है कि मतलब निकल जाने के बाद वो उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है। तभी वहाँ कुछ आंटियां आ जाती हैं जो जियांग वान को समझाने लगती हैं कि इस बेचारे लड़के ने तुम्हारे लिए अपने परिवार से बगावत कर दी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और फिर शुरू होता है शैंग मोरान का जबरदस्त नाटक। वो मासूम चेहरा बनाकर जियांग वान के पास आता है और कहता है, मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरी सारी पावर छीन ली है और मेरा विला भी वापस ले लिया है। अब मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मैं आज रात बाहर सो जाऊंगा। जियांग वान को पता है कि ये सब ड्रामा है, लेकिन वो मजबूर होकर उसे अपने घर ले आती है। घर आकर शैंग पूछता है, मैं कहाँ सोऊंगा, और जियांग उसे गेस्ट रूम में भेज देती है। दोस्तों, हमारा अमीर सीईओ अब एक बेघर आशिक का नाटक कर रहा है, सिर्फ अपनी डॉक्टर के करीब रहने के लिए। अगले दिन जियांग वान काम पर जाती है, जहां उसे एक पुराने मरीज मिस्टर हे का केस वापस मिलता है, जो कहते हैं कि उनकी एंजाइटी फिर से बढ़ गई है। दूसरी तरफ शैंग मोरान के दादाजी को पता चलता है कि उनका पोता कंपनी छोड़कर अपनी बहू यानी जियांग वान को मनाने में लगा है। दादाजी परेशान नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं। वो शैंग को फोन करके कहते हैं, मैं कंपनी और जियांग परिवार को संभाल लूंगा, तुम अपनी बहू को मनाने पर ध्यान दो, लेकिन सावधान रहना कोई उसे तुमसे छीन न ले। इससे पता चलता है कि दादाजी पूरी तरह से शैंग और जियांग बान के साथ हैं। जियांग बान अपने मरीज मिस्टर हे से मिलती है, जो इस बार अपने हैंडसम बेटे के साथ आए हैं। जियांग बान समझ जाती हैं कि मिस्टर हे की बीमारी वापस नहीं आई है, बल्कि वो किसी और वजह से परेशान है। वो उनके साथ एक गेम खेलती है, जिसमें चेस की मोहरों से अपनी भावनाओं को दर्शाना होता है। इस गेम के जरिए जियांग बान मिस्टर हे को समझाती है कि वो अपनी पत्नी की यादों में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी की भी यही इच्छा होगी कि वो खुश रहें। वो उन्हें एहसास दिलाती हैं कि किसी को याद करने का मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें। इस बीच हमारा हीरो शैंग मोरान जियांग वान के लिए नाश्ता लेकर क्लिनिक पहुंच जाता है। वो मिस्टर हे के बेटे से पूछता है, तुम्हारा डॉक्टर जियांग के साथ क्या रिश्ता है? वो शैंग को बताता है कि जियांग वान का तो पहले से पति है। ये सुनकर शैंग को थोड़ी जलन होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये सभी गलतफहमी है। जियांग वान की बातों से मिस्टर हे को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा अब मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, चलो घर चलते हैं। वो डॉक्टर जियांग को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि अब वो डॉक्टर जियांग को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो पति है। जियांग वान हैरान रह जाती है कि ये पति वाली बात कहाँ से आई। कहानी में सबसे बड़ा धमाका तो तब होता है जब जियांग वान को पता चलता है कि उसका सौतेला पिता जियांग याओ उसकी सौतेली बहन की शादी शांग मुरान से करवा रहा है। ये सुनकर जियांग वान हैरान रह जाती है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। शांग मुरान जियांग वान को एक मैसेज भेजता है, मेरी शादी हो रही है, तुम आकर मुझे भगाकर क्यों नहीं ले जाती? और दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं वही होता है। जियांग वान सच में शादी में पहुंच जाती है और शांग मुरान भी अपनी ही शादी से भागने के लिए तैयार है। दोनों मिलकर शादी के मंडप से भाग जाते हैं और बेचारी जियांग याओ देखती रह जाती है। इसे कहते हैं असली फिल्मी स्टाइल में वेडिंग हाईजैकिंग। शादी से भागने के बाद हम देखते हैं कि शांग जियांग वान का कितना ख्याल रखता है। वो उसे नाश्ता करवाता है और उसकी चिंता करता है। तभी वो जियांग वान को एक तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीर जियांग वान और उसकी माँ की होती है, लेकिन शांग ने फोटोशॉप करके खुद को भी उस तस्वीर में जोड़ लिया है। जियांग वान पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। शांग कहता है, ताकि तुम्हारी माँ को पता चले कि भविष्य में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई है। ये सुनकर जियांग वान इमोशनल हो जाती है और उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है, अपना गुस्सा थोड़ा कम कर लो वरना तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तब उसने अपनी माँ से कहा था कि वो कभी शादी नहीं करेगी और हमेशा उनके साथ रहेगी। ये सीन हमें दिखाता है कि शांग जियांग वान के अतीत और उसके दर्द को समझता है और उसे भावनात्मक रूप से सपोर्ट करना चाहता है। अब आता है कहानी का सबसे एक्शन पैक्ड सीन। अपनी झूठी शादी का बदला लेने के लिए जियांग वान सीधे अपने सौतेले पिता के घर पहुंच जाती है। उसका मकसद अपनी माँ के वो कीमती गहने वापस लेना है जो उसकी सौतेली माँ और बहन ने हड़प लिए हैं। वो अपनी सौतेली बहन जियांग याओ को शादी में अपनी माँ के गहने पहने हुए देख चुकी होती है। वो घर में घुसकर चिल्लाती है, मेरी माँ के गहने वापस करो। उसकी सौतेली माँ कहती है कि वो कबाड़ फेंक दिया गया, लेकिन हमारी हीरोइन कम नहीं है। वो कहती है, मेरी माँ के हर गहने पर एक यूनिक सीरियल नंबर है, तुम्हारे पास 2 मिनट है वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। बात इतनी बढ़ जाती है कि जियांग वान का सौतेला पिता उस पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन तभी धमाकेदार एंट्री होती है हमारे हीरो शांग मुरान की। शांग जियांग वान के सौतेले पिता का हाथ पकड़
पकड़ लेता है और कहता है, ये जिसे चाहे मार सकती है, मेडिकल का खर्चा मैं दूंगा। शांग का रौब देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। वो जियांग परिवार को याद दिलाता है कि ये गहने जियांग वान की माँ अपने साथ लाई थी और अब ये उसकी बेटी को मिलने चाहिए। शांग के दबाव में आकर जियांग वान के सौतेले पिता को झुकना पड़ता है और वो गहने वापस करने के लिए राजी हो जाता है। जियांग मुरान सबके सामने एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि दादाजी ने जो शादी तय की थी वो जियांग शिन्याओ से नहीं बल्कि जियांग वान से तय हुई थी। ये सुनते ही जियांग हुआइलियांग के होश उड़ जाते हैं। शांग यही नहीं रुकता, वो कहता है कि जियांग परिवार ने इतने सालों तक ये बात छुपाई और अब उन्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। वो शर्त रखता है कि अगर जियांग परिवार में शेनियाओ को 10% शेयर मिल सकते हैं तो जियांग वान को भी उतने ही मिलने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जियांग परिवार के साथ सारी बिजनेस डील्स कैंसिल कर देगा। अपने बिजनेस को डूबता देख जियांग हुआइलियांग तुरंत मान जाता है और इस तरह शांग मुरान ने एक ही चाल में जियांग वान को उसका हक भी दिला दिया और अपने दुश्मनों को एक तगड़ा जवाब भी दे दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अब सामने आता है। जियांग वान को आज भी लगता है कि वो अपनी माँ की मौत की गुनहगार है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ उसे जन्मदिन पर लेने आ रही थी और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उसे आज भी अपनी माँ के आखिरी शब्द वान वान मैं घर आ रही हूँ सुनाई देते हैं। ये यादें उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सुराग उसके हाथ लगा है। उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा है, आज रात 11 बजे फंगलिन रोड चौराहा। और उसे पता चलता है कि ये मैसेज उसके सौतेले पिता जियांग हुआइलियांग से जुड़ा है। जियांग वान को शक होता है कि उसकी माँ की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जियांग वान सीधे अपने सौतेले पिता के पास पहुंचती है और उससे सवाल करती है, क्या मेरी माँ का एक्सीडेंट आपने करवाया था? पहले तो वो उसका सौतेला पिता मुकर जाता है, लेकिन जियांग वान उसे एक आखिरी मौका देती है। वो कहती है, अगर आप ये मान लें कि ये सब सौतेली माँ यानी कि किंग डैन ने किया है तो मैं पिता बेटी के रिश्ते का मान रखते हुए आपकी जान बख्श दूंगी। लेकिन उसका पत्थर दिल बाप ये मानने से इनकार कर देता है। उल्टा वो जियांग वान को ही कोसता है और कहता है, तुम एक मनहूस हो, तुम्हारे पैदा होने पर ही तुम्हारी माँ की जान जाते जाते बची थी, तुमने ही उसे मारा है। वो बेशर्मी से कहता है कि उसे जियांग वान की माँ की मौत का कोई अफसोस नहीं है। ये सुनकर जियांग वान का दिल टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी माँ की मौत के पीछे उसके अपने पिता का ही हाथ है। जियांग वान अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, माँ, आपने जिंदगी भर बिजनेस की दुनिया पर राज किया, आप मेरी गर्व थी, लेकिन आपका टेस्ट बहुत खराब था जो आपने ऐसे घटिया आदमी जियांग हुइलियांग से प्यार किया। वो अपनी माँ से वादा करती है कि वो उनकी तरह हारेगी नहीं। वो अपने सौतेले पिता जियांग हुइलियांग को उसके किए की सजा देगी और उसे घुटनों पर ले आएगी। यहीं पर कहानी में हमारे हीरो शांग मुरान की एंट्री होती है, जिसका नाम वो जियांग वान की मदद करने की पेशकश करता है। लेकिन जियांग वान साफ साफ कह देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। फिर भी शांग मुरान उसकी मदद करने पर अड़ा रहता है। भी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जियांग वान को एक पुराने नौकर क्वान शू का मैसेज मिलता है। ये वही नौकर है जिसने उसे मेमोरी कार्ड दिया था। क्वान शू कहता है कि वो उसे उसकी माँ की मौत का असली कारण बताएगा। जियांग वान को लगता है कि शायद अब वो जियांग परिवार से टक्कर लेने के काबिल हो गई है, इसीलिए पुराने राज सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ शांग मुरान भी चुप नहीं बैठा है। वो अपने लोगों को 2 काम करने का आदेश देता है। पहला, जियांग वान जो डॉक्टर जूनो के नाम से मशहूर है उसकी वापसी की खबर मीडिया में फैला दी जाए, और दूसरा, उसके लिए एक शानदार ऑफिस ढूंढा जाए। शांग का प्लान साफ है। वो जियांग वान को एक बड़ी हस्ती के तौर पर सबके सामने लाना चाहता है ताकि कोई उसे कमजोर न समझ सके। साथ ही वो जियांग परिवार पर भी नजर रखे हुए है और क्वान शू नाम के उस नौकर के बारे में भी जांच करने को कहता है। अब चलते हैं जियांग परिवार की तरफ, जहां जियांग वान की सौतेली बहन जियांग शिन्याओ अपनी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही है। लेकिन ये कोई आम पार्टी नहीं बल्कि एक ग्रैंड मैच मेकिंग इवेंट है जहां उसकी माँ उसे किसी अमीर लड़के से मिलाना चाहती है। लेकिन असली ड्रामा तो रात में होता है। जियांग की सौतेली माँ बुरे सपने देखकर चिल्लाती है। वो अपने पति को बताता है कि सपने में उसे जियांशु, जियांग वान की माँ दिखाई दी, जो कह रही थी कि वो उसे मार डालेगी। वो बुरी तरह डर जाती है और कहती है वो वापस आ गई है। उसका पति उसे शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि जियांशु का नाम दोबारा इस घर में नहीं लिया जाना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि जियांग हुइलियांग ने जियांग वान की माँ के साथ कुछ बहुत बुरा किया है, जिसका डर आज भी उसे सताता है। जब जियांग हुइलियांग की पत्नी की हालत और खराब हो जाती है तो बू उसे शहर के सबसे सख्त और बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने का फैसला करती है। और दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर का सबसे मशहूर और सख्त साइकोलॉजिस्ट कौन है? जी हाँ, हमारी हीरोइन डॉक्टर जूनो यानी जियांग वान। ये किस्मत का खेल है या किसी का बुना हुआ जाल? जियांग वान का पिता उसकी सौतेली माँ को अनजाने में ही उसी के पास इलाज के लिए भेज रहा है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं।
शांग मोरान जियांग वान को एक नया फोन देता है जिसमें लेटेस्ट एंटी ट्रैकिंग और एंटी सर्विलेंस टेक्नोलॉजी है। वो चाहता है कि जियांग वान बिना किसी डर के अपना काम कर सके। इससे साफ है कि शांग अब जियांग पर पूरा भरोसा करने लगा है और उसकी सुरक्षा की परवाह करता है। अब जियांग वान अपने असली अवतार यानी मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जूनो के रूप में एक्शन में आती है। वो शांग को बताती है कि उसे जो अजीब चीजें दिख रही थीं यानी हेलुसिनेशंस, वो दिमागी तनाव और शराब की वजह से था, लेकिन उसकी असली मानसिक समस्या अभी भी बाकी है और उसका इलाज करना होगा। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। डॉक्टर जूनो के पास एक नकाबपोश मरीज आता है और ये मरीज कोई और नहीं बल्कि जियांग वान की शातिर सौतेली माँ किन शुए है। वो अपनी पहचान छिपाकर इलाज के लिए आई है। जियांग वान यानी हमारी डॉक्टर जूनो इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो मास्क थेरेपी का बहाना बनाकर हिप्नोसिस यानी सम्मोहन का इस्तेमाल करती है। वो अपनी सौतेली माँ को एक पेंडुलम दिखाकर उसे गहरी नींद में ले जाती है और उससे सीधे सवाल पूछना शुरू कर देती है। पहला सवाल, जियांग शुक्सुए यानी जियांग वान की माँ का कार एक्सीडेंट किसने करवाया था? और हिप्नोसिस में उसकी सौतेली माँ सच उगल देती है। वो हंसते हुए बताती है कि उसी ने वो एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो जियांग परिवार की मालकिन बन सके। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। जियांग वान को सालों बाद अपनी माँ के असली कातिल का पता चल गया है। लेकिन डॉक्टर जूनो यही नहीं रुकती। उसका अगला निशाना है उसकी सौतेली बहन जियांग शिन्याओ। दूसरा सवाल, तुम अपनी बेटी जियांग शिन्याओ की शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हो? और फिर जो सच सामने आता है वो और भी शॉकिंग है। जियांग शिन्याओ, जो खुद को बहुत शरीफ दिखाती है, असल में एक साथ कई लड़कों को डेट कर रही है। वो एक नंबर की धोखेबाज है। डॉक्टर जूनो ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। जब शिन्याओ के सारे बॉयफ्रेंड्स एक ही जगह पहुंचते हैं तो हंगामा हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि मशहूर पेंटर ली चेंग और दूसरे लड़के सब उसके बैकअप ऑप्शंस हैं। बेचारी शिन्याओ की सारी पोल खुल जाती है। जब ये खबर जियांग परिवार तक पहुंचती है तो घर में भूचाल आ जाता है। सौतेली माँ अपनी बेटी पर चिल्लाती है कि उसने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए सौतेली माँ उसे एक आर्ट एग्जीबिशन यानी कला प्रदर्शनी लगाने की सलाह देती है। लेकिन जियांग वान का सौतेला पिता यानी जियांग हुआलियांग कुछ और ही सोच रहा होता है। वो अपनी बेटी को लाइव स्ट्रीम पर आकर पब्लिकली माफी मांगने के लिए कहता है। ये सुनकर सौतेली माँ हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि अगर शिन्याओ ने सबके सामने अपनी गलती मान ली तो उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जियांग वान के सौतेले पिता जियांग हुइलियांग की कंपनी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनका माल कस्टम में जब्त हो जाता है, कंपनी के शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और उनकी कंपनी कंगाल होने की कगार पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि ये सब कोई हादसा नहीं है। इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि शांग मोरान है। जी हाँ, वही शांग मोरान जो जियांग वान का मरीज है। जियांग वान पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर शांग का जवाब दिल जीत लेता है। वो कहता है, क्योंकि वो यानी तुम्हारा सौतेला पिता मेरी सास यानी तुम्हारी माँ की चीजों के लायक नहीं है। वाह, मतलब शांग ने जियांग वान की माँ को अपनी सास मान लिया है। यहाँ तो प्यार का इजहार बिना कहे ही हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है जियांग ग्रुप की शेयर होल्डर्स मीटिंग पर। सारे शेयर होल्डर्स जियांग हुइलियांग के खिलाफ हो गए हैं और उस पर कंपनी डुबाने का आरोप लगा रहे हैं। वो सब उससे इस्तीफा मांग रहे हैं। जियांग हुइलियांग अपनी कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी मीटिंग में एक धमाकेदार एंट्री होती है हमारी हीरोइन जियांग वान की। वो ऐलान करती है कि अब वो जियांग ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। जियांग हुइलियांग चिल्लाता है, ये नामुमकिन है, वो वसीयत नकली है। लेकिन वकील कंफर्म करता है कि जियांग वान की माँ की वसीयत असली है और उसके अनुसार जियांग वान ही कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार है। जियांग हुइलियांग फिर भी हार नहीं मानता और कहता है कि सिर्फ जियांग वान इस डूबती कंपनी को नहीं बचा सकती। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। जियांग वान ऐलान करती है, अगर मैं कंपनी की नई बॉस बनती हूँ तो शैंग परिवार हमारी मदद करेगा और इस कंपनी को डूबने से बचाएगा। ये सुनते ही सारे शेयर होल्डर्स पलट जाते हैं। वो सब जियांग वान का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए शैंग परिवार का सहारा मिल जाता है। जियांग हुइलियांग अपनी आंखों के सामने अपना पूरा साम्राज्य ढहते हुए देखता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। हमारी हीरोइन जियांग वान एक झटके में अपने दुश्मन को मात देकर जियांग ग्रुप की नई बॉस बन जाती है। क्या कमाल का बदला लिया है। कंपनी संभालने के बाद वकील जियांग वान को एक और गोपनीय दस्तावेज देता है जो उसकी मां ने मरने से पहले छोड़ा था। उसमें क्या राज है ये तो हमें आगे पता चलेगा। बाद में कार में जियांग वान की दोस्त शन शन उसे छेड़ती है। वो कहती है, शैंग मुरान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें दहेज तक तैयार करके दे दिया, क्या तुम्हारा दिल अब भी नहीं पिघला? जियांग वान शर्मा जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है, तुमने ही कहा था कि अगर किसी को बचपन
के दुखों से बाहर निकलना है तो उसे बहुत सारा प्यार देना चाहिए। मुझे यकीन है कि शैंग मोरान ही वो इंसान है जो तुम्हें वो प्यार दे सकता है। ये सुनकर जियांग मान सोच में पड़ जाती है। शैंग मुरान और जियांग वान ये दोनों अब सिर्फ डॉक्टर और मरीज नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल के खिलाड़ी बन चुके हैं। शैंग को एक लाइटर मिलता है जो उसे एक सुराग की तरफ ले जाता है। उसे पता चलता है कि उसका एक दुश्मन क्वान फू शैंग अक्सर एक कब्र पर जाता है जहाँ ली जिंग ह नाम की एक औरत दफन है। शैंग तुरंत इस औरत के बारे में जांच करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ जियांग वान और शैंग मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ एक के बाद एक चैलेंज चला रहे हैं। जियांग वान मजाक में शैंग को असुर यानी राक्षस कहती है जो बुद्ध जैसा चेहरा रखता है और खुद को उसका साथ देने वाली अपराधी बताती है। इस पर शैंग कहता है जब तक तुम्हें जरूरत है मैं हमेशा तुम्हारा हथियार बना रहूंगा। दोस्तों, इन दोनों की केमिस्ट्री अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा धमाका। शैंग और जियांग वान अपनी पहली चाल चलते हैं जो सीधे जियांग वान के सौतेले पिता जियांग हुआलियान पर वार करती है। शैंग उसे एक डीएनए रिपोर्ट दिखाता है जिससे साबित होता है कि जियांग याओ जिसे वो 20 सालों से अपनी बेटी मान रहा था असल में उसकी बेटी है ही नहीं। ये सच सामने आते ही जियांग हुआलियांग का अपनी पत्नी पर से भरोसा उठ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपनी पत्नी की मदद से एक कंपनी हासिल की थी और अब उसे पता चलता है कि वो किसी और की बेटी को पाल रहा था। गुस्से में वो अपनी पत्नी और जियांग याओ दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि उसने इतने सालों तक जियांग परिवार का जो कचरा जमा किया था अब उसे साफ करने का समय आ गया है। घर से निकाले जाने के बाद जियांग याओ और उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाते हैं। उनकी मदद के लिए आगे आता है झूशी जो जियांग याओ का गुरु यानी मेंटोर है और एक मशहूर पेंटर है। वो उन्हें सलाह देता है कि अगर जियांग याओ को अपनी इज्जत बचानी है तो उसे अपनी एक नई पहचान बनानी होगी और यही है शैंग और जियांग वान की अगली चाल। वो जियांग याओ को एक झूठी शोहरत की तरफ धकेल रहे हैं। जियांग याओ और झूशी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। झूशी जियांग याओ से वादा करता है कि वो उसे पहले से भी ज्यादा मशहूर बना देगा। अब आता है शो का क्लाइमैक्स सीन। जियांग याओ अपनी एक बड़ी सोलो आर्ट एग्जीबिशन रखती है। मीडिया और मेहमानों के सामने वो एक बड़ा ड्रामा करती है। वो कहती है कि हाल ही में उसके बारे में जो भी बुरी अफवाहें फैली थी कि उसके कई मर्दों के साथ संबंध है वो सब झूठ है और उसे फंसाने की साजिश थी। वो खुद को एक भोली भाली आर्टिस्ट के रूप में पेश करती है और कहती है मेरे पास तो पेंटिंग करने से ही फुर्सत नहीं है, मैं मर्दों के साथ अफेयर के लिए समय कहाँ से लाऊंगी। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अभी शुरू होना था। शैंग मुरान ने कहा था मैं तुम्हें तुम्हारी झूठी शान के साथ ही मौत दूंगा और अब वही होने वाला है। एक आर्ट गैलरी में जहां जियांग वान की सौतेली बहन जियांग याओ की पेंटिंग लगी हुई है। इस पेंटिंग ने गोल्ड मेडल जीता है। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तभी जियांग वान एक ऐसा सवाल पूछती है जिससे महफिल में सन्नाटा छा जाता है। वो पूछती है इस पेंटिंग पर जियांग याओ के साथ साथ मशहूर पेंटर टीचर लिन का सिग्नेचर क्यों है। लोग सोचते हैं कि शायद टीचर लिन ने उसे गाइड किया होगा, लेकिन तभी जियांग वान का सौतेला पिता जियांग हुआलियांग एक और बम फोड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है जियांग याओ मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी पत्नी और टीचर लिन का नाजायज बच्चा है। और सबूत के तौर पर वो जियांग याओ और अपनी डीएनए रिपोर्ट सबके सामने फेंक देता है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो जियांग वान चलती है। वो एक यूएसबी ड्राइव निकालकर पुलिस को देती है और कहती है इसमें मेरे सौतेले पिता जियांग हुआलियांग के खिलाफ मेरी माँ की हत्या की साजिश के सारे सबूत हैं। अभी एक सदमा खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा सामने आ जाता है। जियांग याओ जो खुद को एक महान पेंटर बताती है, उसका भी राज खुल जाता है। पता चलता है कि वो सालों से घोस्ट राइटर यानी किसी और से पेंटिंग बनवाने का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी पहली पेंटिंग से लेकर आज तक उसने कभी खुद कुछ नहीं बनाया। ये सारे सबूत देखकर जियांग याओ की माँ और टीचर लिन के होश उड़ जाते हैं। पुलिस जियांग याओ को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और जियांग हुआलियांग को हत्या की साजिश के आरोप में। एक ही झटके में जियांग वान ने अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों को उनके किए की सजा दिलवा दी। इस पूरे तमाशे के बाद शैंग मुरान जियांग वान से पूछता है क्या साइकोलॉजी वाकई इतनी कॉम्प्लेक्स होती है। इस पर जियांग वान एक बहुत गहरी बात कहती है, साइकोलॉजी नहीं, इंसान का मन कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन न्याय में भले ही देरी हो मिलता जरूर है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जो सीधे जियांग हुआलियांग से जुड़ा है। उस पर कुआनसू हमला करता है और उसे किडनैप कर लेता है। जब जियांग हुआलियांग की आंख खुलती है तो कुआनसू कहता है तुम्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। कुआनसू जियांग हुआलियांग को 18 साल पहले लगी एक आग की याद दिलाता है और कहता है अगर उस दिन तुम्हारी वजह से ली जिंग नहीं मरता तो आज सब ठीक होता। जियांग हुआलियांग हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि वो उस आग के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन तभी जियांग वान वहाँ पहुँच जाती है। जी हाँ, वो जियांग हुआलियांग को ट्रैक कर रही थी। वो उस किडनैपर को एक फाइल देती है और कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस आग के लिए ली जिंग और जियांग हुआ जिम्मेदार थे। इसे देखो। उस फाइल में कुछ ऐसा था
जिसे देखकर किडनैपर के होश उड़ गए। वो चिल्लाता है, असंभव, मैं खुद उस आग वाली जगह पर पहुंचा था। और दोस्तों, उस फाइल में सबूत था कि 18 साल पहले लगी उस भयानक आग का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद जियांग हुआलियांग और क्वानसू था। और जियांग वान ने उसे फंसाने के लिए बेहोश होने का नाटक किया था। ये क्या हो गया? जिस जियांग हुआलियांग को हम अब तक जियांग वैन का पिता समझ रहे थे, क्या वही असली विलन है? क्या जियांग वैन शुरू से ही उससे बदला लेने आई थी? और 18 साल पुरानी उस आग का पूरा सच क्या है? शांग मुरान को हमेशा लगता था कि उसके बचपन का दोस्त और जियांगवान का भाई ली जिंग आग में जलकर मरा था और इसका जिम्मेदार जियांगवान का सौतेला पिता जियांग हुइलियांग है। उसे लगता था कि उसने जियांग हुइलियांग को आग से भागते हुए देखा था, लेकिन जियांगवान उसे एक मनोवैज्ञानिक तथ्य समझाती है जिसे परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग वही देखता है जो वो देखना चाहता है और अधूरी जानकारी को मिलाकर एक झूठी कहानी बना लेता है। जियांगवान उसे बताती है कि असली सच कुछ और है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ली जिंग की मौत आग से नहीं बल्कि अचानक हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फॉक्शन से हुई थी। आग तो सिर्फ एक हादसा थी जो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। ये सुनकर शांग मुरान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सालों का विश्वास एक झटके में टूट जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली गुनहगार कोई और है और वो है अंकल क्वान। वही अंकल क्वान जो हमेशा शांग मुरान के साथ रहे और उसकी मदद करते आए। शांग को शक तब होता है जब उसे लीजिंग की कब्र के पास एक खास लाइटर मिलता है। ये वही लाइटर है जो अंकल क्वान इस्तेमाल करते हैं। अंकल क्वान ही वो शख्स थे जिन्होंने जियांगवान की माँ को ब्लैकमेल करके ये झूठी कहानी फैलाई थी कि लीजिंग की मौत आग में हुई है। वो चाहते थे कि जियांग हुइलियांग को सजा मिले, लेकिन उनका तरीका गलत था। अंकल क्वान अपनी गलती मान लेते हैं और कहते हैं, मैं चाहता था कि आपके साथ न्याय हो, लेकिन मेरे हाथों पर खून नहीं लगना चाहिए। इस तरह सालों से दबा हुआ एक और राज खुल जाता है। इन सभी सच्चाइयों के सामने आने के बाद शांग मुरान को आखिरकार अपने अतीत के बोझ से आजादी मिल जाती है। वो समझ जाता है कि उसका मानसिक दर्द एक अनसुलझे राज की वजह से था। अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत पल। शांग मुरान और जियांगवान लीजिंग की कब्र पर जाते हैं। शांग जियांगवान से कहता है कि अब जब सारा दर्द खत्म हो गया है तो वो अपनी खुशी ढूंढ चुका है और उसकी खुशी जियांगवान है। और फिर उसी कब्रिस्तान में शांग मुरान घुटनों पर बैठकर जियांगवान को शादी के लिए प्रपोज करता है। जियांगवान मजाक में कहती है, भला कोई कब्रिस्तान में प्रपोज करता है क्या? इस पर शांग कहता है, क्या करूं, कोई बहुत बेसब्र हो रहा था। और फिर दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पिछले 10 सालों से, हाई स्कूल के दिनों से ही पसंद करते थे। ये किस्मत का ही खेल का जो उन्हें इतने सालों के बाद फिर से मिलाया। और इस तरह इस दर्द भरी कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत और सुखद अंत होता है। जियांगवान और शांग मुरान दोनों ने अपने अतीत के अंधेरों से लड़कर प्यार की रोशनी को पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बचपन के घाव कितने भी गहरे क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत और प्यार से काम लें तो हर अंधेरे को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि प्यार में हर मुश्किल को पार करने की ताकत होती है? नीचे कॉमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और प्यार फैलाते रहिए।